हे कॉलेस्टेंस, आज हम इग्नू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज़ BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सेंचुरी 300 सी का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, दैट इज़ सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंड ये वीडियो लेक्चर इस यूनिट का थर्ड पार्ट है जिसमें हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ एपिक्स, पुराण्स एंड संगम लिटरेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एपिक्स। तो हम सबसे पहले एपिक्स को देखते हैं। ओके, तो ये एपिक्स क्या चीज़ है आखिर? देखो, जिस तरीके से हम वेदास पढ़ रहे थे ना, उसके बाद हम अब एपिक्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिक्स है, एक तो है रामायण एंड दूसरा है महाभारत। हम इन दोनों एपिक्स को जानते हैं, हम बचपन से इनके बारे में सुनते आ रहे हैं, टीवी पे इनके प्रोग्राम्स देखते आ रहे हैं कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये हम सबको पता है। अब चलो इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। तो देखते हैं, अब ये जो रामायण है एंड ये जो महाभारत है, ये एक्चुअली 500 BC से लेकर के 500 CE का जो टाइम पीरियड है उसमें कंस्टिट्यूट किया गया था एंड इसको एज अ हिस्टोरिकल सोर्स पे यूज़ किया था। इट मीन्स कि हिस्ट्री में या फिर इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में रामायण एंड महाभारत कंस्टिट्यूट किया गया, या फिर इसमें जिस टाइम पीरियड के बारे में बताया गया, उस टाइम पीरियड की सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, वो सारी चीज़ें बताने के लिए इसे एज अ हिस्टोरिकल सोर्स यूज़ किया जाता है। हिस्टोरियंस इसे यूज़ करते ताकि पास्ट की कुछ कुछ चीज़ें जो कि इस टाइम पीरियड में चल रही थी, जिसमें ये एपिक्स प्रेजेंट था, उसके बारे में हमें कुछ डिटेल में बता सके। नाउ ये जो चीज़ें हैं रामायण एंड महाभारत, या फिर बोल सकते हो ये जो एपिक्स है, इसको इतिहास बोला जाता है। इतिहास क्यों बोला जाता है? एक्चुअली ये एक समय में प्रेजेंट था, मतलब ये एक समय में था, थर्स इट वॉज, इसीलिए इसे इतिहास बोला जाता है कि हमारी पुरानी ही बातें हैं, हमारे पूर्वजों की ही बातें हैं जो कि आज हम समझेंगे, जानेंगे। नाउ अब देखो, ये जो महाभारत है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑब्वियसली वेद व्यास, सब जानते हैं, ये मतलब छोटा सा क्वेश्चन है। एंड रामायण भी सब जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। ये जो महाभारत है, वेद व्यास की जो महाभारत है, वो कुछ ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। एंड इसमें 10th से लेकर के 4th सेंचुरी BC का जो टाइम पीरियड है उस में घटित जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स थे वो सारी चीज़ें बताई गई। इट मीन्स 10th से लेकर के 4th सेंचुरी में स्टेट कैसा था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, वहाँ पे रूल्स कैसे होते थे, वहाँ पे कौन कौन से राजा थे, वहाँ पे कैसा शासक था, कैसे नियम थे, वो हर चीज़ें, वो सारे स्टेट ऑफ अफेयर्स बताए गए हैं। ओके, जो मेन नैरेटिव है, हालांकि रामायण एंड महाभारत में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत सारी जीवन जीने की चीज़ें वहाँ पे दी गई है, लेकिन जो मेन नैरेटिव था आपके महाभारत का, वो था कौरव और पांडव का युद्ध। हम सब जानते हैं कि कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, एंड ये दोनों लड़ते हैं, एक दूसरे से युद्ध करते हैं गद्दी हासिल करने के लिए, हस्तिनापुर का। ओके, सो ये तो बस थोड़ी सी स्टोरी है, हम ये सब जानते हैं। तो यही मेन नैरेटिव है आपके महाभारत का कि जो कौरव एंड पांडव का युद्ध था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो क्या चीज़ था। एंड ये जो युद्ध है ये आपका लेटर वैदिक पीरियड से बिलोंग करता है। जो लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था ये उससे बिलोंग करता है। इट मीन्स आपका 1100 से लेकर के 500 BC का जो टाइम पीरियड था ये आपका उससे बिलोंग करता है। जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था वो आपका पोस्ट वैदिक एरा से बिलोंग करता है। इट मीन्स देखो, कॉन्फ्लिक्ट तो आपका कौरव पांडव का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आपका लेटर वैदिक पीरियड, जो भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, मतलब महाभारत में जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपके पोस्ट वैदिक, लेटर वैदिक के बाद वाला जो टाइम पीरियड था उसमें, उस टाइम पीरियड से वो रिलेट करता है। एंड आपके और भी जो चीज़ें हैं डायरेक्टिक पोर्शन, जैसे कि कोई भी नॉलेज की बात है उसमें बहुत सारे नियम्स भी थे, बहुत सारे ज्ञान की बातें भी, तो ऑब्वियसली उसमें लॉर्ड कृष्णा प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बहुत सारे ज्ञान की बातें की थी। तो वो सारी चीज़ें आपके पोस्ट मॉडर्न एंड गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड से बिलोंग करते। इट मीन्स वो उस टाइम पीरियड में उस बुक में कंस्टिट्यूट की गई थी। नाउ अब देखते हैं एक और चीज़। देखो, जिस तरीके से ये जो वर्क्स है आपके महाभारत एंड रामायण, तो ये कांस्टेंट नहीं। इट मीन्स कि आपको एक परफेक्ट क्रोनोलॉजी में इसमें नई चीज़ें दिखेंगी। अगर परफेक्ट क्रोनोलॉजी में भी है तो इसमें बहुत सारे आपको इंटरपोलेशंस दिखेंगे। अब ये इंटरपोलेशंस आए कहाँ से इस वर्क में, और ये इंटरपोलेशंस कैसे हैं? देखो, हुआ ऐसा कि जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, महाभारत एंड रामायण की जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो लोग उस चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए उसको डिटेल में बताने लगे।
तो जब हम कोई चीज़ को डिटेल में बताएंगे तो हम उस चीज़ को उसी में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि आम क्या होता है एंड आम का कलर कैसा होता है किस सीज़न में, तो मैं उसको 2 लाइन में लिख दूंगा। लेकिन अगर मेरी टीचर बोलेगी कि नहीं तुम्हें इसे डिटेल में बताओ, तो मैं उसी आंसर को बड़ा करके बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंटरपोलेशंस किया उस आंसर में, उस आंसर को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने इंटरपोलेशंस किया। तो उसी तरीके से महाभारत एंड रामायणा में भी बहुत सारे ऐसे लाइन्स थे या फिर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो जो भी राइटर्स होते थे, जो भी नए नए राइटर्स आते गए, जो भी नए नए ऑथर्स आते गए, वो अपने हिसाब से उसमें इंटरपोलेशंस करने लगे, वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगे, ताकि जो लोग हैं, जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो उसको पढ़ना चाहते समझना चाहते, वो उसको और अच्छे से समझ पाए। एंड यही चीज़ थी कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बहुत सारे लॉजिकल लेयर्स को लेकर के उस वर्क को संगठित किया था, क्योंकि ये पहले से तो प्रेजेंट नहीं था। हाँ, ये एक समय में था, लेकिन ये हमारे हिस्टोरियंस का दिया हुआ है कि उन्होंने इन सारों को एक क्रोनोलॉजिकल लेयर्स में कंस्टिट्यूट किया एंड आज हम उसको एक क्रोनोलॉजी वाइज उसको हम पढ़ पा रहे हैं। तो ये ऐसी तरीके की इंटरपोलेशंस थी, ऐसे तरीके की चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट थी। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे हमें 2 फिगर दिया गया है। एक जो फिगर है वो महाभारत का सीन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम स्कल्पचर में बनाया गया था गुप्ता पीरियड के टाइम में। एंड जो दूसरा है आपका वो आपका रामायणा का है, एक्चुअली ये वाला, ठीक है, ये आपका रामायणा का है। ये रामायणा सीन का कार्विंग किया गया है। ओके, नाउ अब देखते हैं, अब हम महाभारत के बारे में देख लिया, अब हम रामायण के बारे में देखते हैं। जो रामायण है वाल्मीकि का, महर्षि वाल्मीकि का, वो थोड़ा ज़्यादा यूनिफाइड है महाभारत से। इट मीन्स इसके बीच की जो क्रोनोलॉजी है, इट मीन्स कि कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन सा इवेंट कब हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूनिटी है। मतलब आपको कहीं से भी कुछ स्किप नज़र नहीं आएगा, जैसे जैसे चलते गए वैसे वैसे चीज़ें चलते गए, ठीक है। बहुत सारे साइट्स जो कि आपके इससे रिलेटेड है, आपके महाभारत रामायण में जो मेंशन है, जैसे कि अगर हम इसको टीवी में भी देखेंगे तो कई बार अयोध्या का वहाँ पे आएगा, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, फिर वो लंका गए। तो बहुत सारे जो ऐसे साइट्स है जो कि इसमें मेंशन है, बहुत सारे ऐसे जगह जो कि आपके एपेक्स में मेंशन है, वहाँ पे खुदाई की गई, ठीक है। अब देखो खुदाई में आखिर निकला क्या क्या, या फिर खुदाई से हमें पता क्या क्या चला। जब अयोध्या का जो एरिया है वहाँ की खुदाई की गई तो वहाँ पे हमें नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पीरियड के बारे में पता चला। देखो नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का जो पीरियड है वो एक्चुअली ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कि जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन, उसमें शाइनिंग एंड एक तरीके से बोल सकते हो चमकीला पदार्थ यूज़ किया जाता था, जिसको कि नदन ब्लैक पॉलिश्ड बोला जाता है ना, वो यूज़ किया जाता था। एंड ये एक तरीके का आपका पीरियड बन करके उभरा। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसा समझो, जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले या फिर बोल सकते हो 10 साल 20 साल पहले, जब उतना ज़्यादा कांच नहीं चलता था, जो कांच का हम ग्लास आज यूज़ कर रहे हैं, आज हम कांच का मग्स वगैरह यूज़ करें, जब उतना ज़्यादा नहीं चलता था तो उस समय चीनी मिट्टी चलती थी, ठीक है। एंड नॉर्मली आप उसको सबके सारे के सारे अधिकतर घर में आपको वो चीनी मिट्टी नज़र आती, जो भी लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे। तो एक तरीके का उस समय टाइम पीरियड चल रहा था कि हाँ भाई चीनी मिट्टी की बहुत सारे बर्तन मिलते थे एंड लोग उसे ही खरीदते थे। फिर धीरे धीरे चीनी मिट्टी से लोग ग्लास पे आ गए एंड फिर धीरे धीरे लोग प्लास्टिक पे आ रहे। तो ऐसा ही टाइम पीरियड था आपका एक समय में, जो कि आपका 700 से लेकर के 200 BCE के बीच में था। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का बहुत प्रचलन चला, बहुत ज़्यादा ये फेमस हुआ। आखिर ये चीज़ क्या था, नॉर्मल से जो बर्तन होती थी मिट्टी की, नॉर्मल से जो घड़े होते थे, उस पर एक पॉलिश चढ़ाया जाता था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता था, बहुत सारा शाइनी, एकदम बोल सकते हो ग्लॉसी दिखता था, एकदम चमकता था वो। तो वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। एंड जैसे जैसे ये नए आने लगे तो जो मर्चेंट थे, उस समय भी लोग मर्चेंट्स होते थे, उस समय भी लोग व्यापार करते थे, तो इसकी व्यापार बढ़ते बढ़ते ये ऑल ओवर इंडिया एंड बाहर में भी ये फ्लरिश्ड होते गया। तो एक तरीके का ये 500 साल ये जो मटेरियल था ये एकदम राज किया, है ना, लोग एकदम इसके दीवाने थे, इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी अयोध्या के एक्सकेवेशन में। वहाँ पे बहुत सारी खुदाई में ऐसी चीज़ें निकली जो कि नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पीरियड के बारे में बताते हैं। उसी तरीके से हस्तिनापुर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, पानीपत हो गया, भागपत हो गया, मथुरा, तिलपात, बैरत,
ऐसी जगहों में भी आपका एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई, एंड यहाँ पे हमें पेंटेड ग्रे वेयर पीरियड के बारे में पता चला कि हाँ उस समय पेंटेड ग्रे वेयर पीरियड की चीज़ें प्रेजेंट थी। अब ये पेंटेड ग्रे वेयर पीरियड क्या, जिस तरीके से नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पीरियड था, उसी तरीके से पेंटेड ग्रे वेयर पीरियड, जहाँ पे जो बर्तन थे उस पर ग्रे पेंट चढ़ाया जाता था, एंड ये भी एक तरीके से बहुत फेमस हुआ था, एंड इसका भी एक अलग ही टाइम पीरियड बन गया। मतलब एक टाइम पीरियड में सिर्फ पेंटेड ग्रे वेयर जो बर्तन थे वो चलते थे। ओके, नाउ अब देखते हैं। अब देखो ये जो दोनों चीज़ें हैं, आपके महाभारत भी रामायण भी, ये एक तरीके से खान है जिसमें कि आपके बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई, धर्म से रिलेटेड चीज़ें दी गई है। अब देखना, जब भी आप महाभारत देखोगे या फिर रामायण देखोगे, महाभारत में तो आपको लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताया जाता है। सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्णा के बारे में उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। अर्जुन है और बहुत सारे जो भगवान है उससे रिलेटेड उसमें चीज़ दी गई है। परशुराम, भगवान परशुराम, बहुत सारी चीज़ें दी गई है। उसी तरीके से आपके रामायण में भी आपके राम जी के बारे में दी गई है, आपकी सीता माता के बारे में दी गई है, हनुमान जी के बारे में दी गई है। मतलब जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं, इट मीन्स रिलीजियस से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, धार्मिकता से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई। उस सारे इन्फॉर्मेशन की एक खान ही बोल सकते हो। अगर ऐसे बोला जाता है ना, अगर आप दिन में 2 बार रामायण या फिर गीता पढ़ोगे तो आप एक अध्यात्म इंसान बन जाते हो, ऐसा बोला जाता है। तो एक तरीके से एक खान है जिसमें आपको वो हर चीज़ें मिलेगी जो कि आपको चाहिए ज़िंदगी में, वो सारा क्वेश्चंस मिलेगा, वो सारे आंसर्स मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा एपिक्स। अब हम टॉपिक है वो है हमारा पुराण्स। तो ये जो पुराण्स है ये एक्चुअली एक हिंदू टेक्स्ट की कैटेगरी है। हिंदू टेक्स्ट में अभी हमने जितना भी देखा था, वेदास हो गया, एपिक्स हो गया, ठीक है, तो उसी में ये पुराण भी एक कैटेगरी है जो कि व्यास के द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास, ऐसा माना जाता है कि जो पुराण्स है उसको वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। ओके, ये जो पुराण्स है ये एक्चुअली गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड में लिखी गई है पूरा। इट मीन्स 4th सेंचुरी BC से लेकर के 11th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में इसको लिखी गई है। बहुत ही लंबा टाइम पीरियड चला था इसको लिखने में, एंड बहुत सारे पुराण भी है, 1-2 पुराण नहीं है, टोटल 18 महापुराण। तो सोचो 18 महापुराण को लिखने में हमें कितना टाइम लगा होगा, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे उप पुराण्स भी इंक्लूडेड है। ओके, तो ये जो पुराण्स है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड ये जो पुराण्स है इसके जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है ये एक्चुअली हेट्रोजीनियस है, इंसाइक्लोपीडियक वर्क्स है। इट मीन्स कि ऐसा दिखता है कि ये जो पुराण्स है ये किसी एक इंसान के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों का दिमाग लगा है, बहुत सारे लोगों का बोल सकते हो इसमें योगदान रहा है, तब जाकर के ये पुराण बनी है, ठीक है। बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिक वर्क हैं, जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें दी गई है इन्फॉर्मेशन के टर्म में, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे इसमें कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो देखो ये जो पुराण्स है इसमें बहुत सारी टॉपिक्स है। अगर आप देखो तो सिर्फ एक सिंगल पुराण में हमारे पास टोटल कितने हैं, 18 महापुराण है। उसमें से यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पुराण का एग्जाम्पल दिया गया, अग्नि पुराण, जो कि 8th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी के बीच में कंपोज की गई है। सिर्फ इसी में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। एक बहुत लंबे टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है सिर्फ एक पुराण के अंदर। जैसे कि आपका रिचुअल वर्शिप हो गया पहला। रिचुअल वर्शिप मतलब रीति रिवाज वाले जो कार्यक्रम थे, पूजा पाठ थी, वो सारी चीज़ें। फिर आपका हो जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी एक्चुअली होता है साइंस, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्स का डेवलप हुआ, किस तरीके से उसका ऑरिजिन हुआ। फिर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इट मीन्स कि जो स्टडी होती है पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड द प्लैनेट। हम पढ़ते हैं ना ज्योतिषी, हमारे नक्षत्र में क्या है या हमारा तारा क्या बता रहा है, जो प्लैनेट और स्टार्स की स्टडी होती है उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मिथोलॉजी जो पुराने बिलीव्स होते हैं। फिर आपका होता है जेनेलॉजी, वंशावली, ठीक है, एंसेस्ट्री, किसके बाद क्या आया। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अगर हम सिर्फ गुप्ता पीरियड में पढ़ेंगे तो गुप्ता की कितनी एंसेस्ट्री थी, कौन कौन से राजा आए उसमें, कौन राजा किसके बाद आए, तो ये सारे आपके जीनोलॉजी होते हैं। लॉ, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम, आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी एक्चुअली होती है जो स्टडी होती है मूर्ति की, इमेजेस, आइडल्स, इसकी जो स्टडी होती है। जैसे कोई भी मूर्ति, कोई भी पुराना मंदिर है, वहाँ पे एक बहुत पुरानी मूर्ति है, उसके बारे में स्टडी करना है तो उसको हम आइकोनोग्राफी कहते हैं। फिर टैक्सेशन थ्योरी, वॉरफेयर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, थ्योरीज ऑफ प्रॉपर कॉज ऑफ वॉर, कि वॉर का प्रॉपर कॉज क्या था, किस कारण से वॉर लड़ी गई। मार्शल आर्ट, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इट मीन्स कूटनीति। ये एक तरीके का स्किल होता है, या फिर बोला जाए एक
एक्टिविटी जिसमें हम सीखते हैं, समझते हैं कि हम किसी और इंसान के साथ किस तरीके से अपना रिलेशन मैनेज कर सकते हैं, उससे कैसे बात कर सकते हैं। इट मीन्स कि बिना उसको परेशान किए, बिना उसको ऑफेंड किए, कूटनीति सिंपल टर्म्स में। फिर आपका लोकल लॉज, बिल्डिंग, पब्लिक प्रोजेक्ट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ट्रीज, प्लांट, मेडिसिन, डिज़ाइंस, आर्किटेक्ट, जेमोलॉजी, ग्रामर, मैट्रिक्स, पोइट्री, फूड, एग्रीकल्चर एंड ऐसे बहुत सारे चीज़ जो कि आपके सिर्फ एक अग्नि पुराण में दी गई हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक ये जो पुराण है इसको लिखने में कितना लंबा टाइम लगा होगा, कितना लंबा समय लगा होगा। एंड ये जो पुराण है, आपके पास यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही पुराण का टॉपिक्स दिया गया है जो कि अग्नि पुराण है। ऐसे और भी 18 महापुराण और है, फिर उसके अलावा और आपको उप पुराण देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा चीज़ इसमें कवर किया है। ओके, ऐसा माना जाता है कि जो वेद थे, है ना, जब वेद लिखने के लिए जब वेद लिखे जा रहे थे तो जितना वेद लिखा गया उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स बच गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें बच गई थी, और वेद में भी जो जो टॉपिक्स दिए गए थे उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो इन सारी चीज़ों को आपको पुराण में दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को पुराण में बताया गया। जितने टॉपिक्स बच गए थे या फिर जितने टॉपिक्स वेद में हैं उनको और अच्छे तरीके से पुराण में डिस्क्राइब किया गया। तो पे 5 ब्रांचेस दिए गए हैं जिसे पुराण का सब्जेक्ट मैटर माना गया एज अ समरी, सारांश। इमेजिन जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हो या फिर आप जब भी कोई पोएम पढ़ते हो तो आप उसकी समरी देखते हो। इट मीन्स कि आपने उस पोएम में एक्चुअली क्या देखा या फिर आपने उस स्टोरी में एक्चुअली क्या सीखा, क्या मोटो था, क्या आपको स्टोरी बता रही थी, क्या उसका मेन मोरल था। उसी तरीके से जब आप पुराण को देखोगे, जब आप पूरी पुराण को पढ़ लोगे, अपने अंदर पूरी संगठित कर लोगे, तो आपको इस 5 ब्रांचेस में वो सारी चीज़ें नजर आएगी एज अ समरी। तो यहाँ पे जो 5 ब्रांचेस हैं इसे पुराण की समरी मानी गई है। एंड इसका है आपका सारगा, प्रतिसारगा, मनवंतारा, वंश एंड वंशानुचरिता। ये 5 टॉपिक्स है जिसे पुराण की समरी मानी गई है। देखो अब ये 5 टॉपिक्स आखिर है क्या क्या चीज़। जैसे कि पहला है सारगा, इट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का क्रिएशन कैसा हुआ, वो कैसे बना, ये जो पूरी दुनिया है वो कैसे बनी, कैसे ये यूनिवर्स बनी। दूसरा क्या है प्रतिसारगा, इस दुनिया का नाश कैसे हुआ, विनाश कैसे हुआ एंड फिर से ये दुनिया कैसे बनी। ठीक है। तीसरा है मनवंतारा। मनवंतारा एक्चुअली एज ऑफ द मनु है। ठीक है, जो टाइम पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कौन सा मनु का पीरियड चल रहा है, कौन से मनु का एज चल रहा है, एक मनु का क्या एज है, हम ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। देखो ये जो मनवंतारा, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक है। आपको इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं इसको आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। मनवंतारा एक्चुअली जब आप सनातन धर्म पढ़ोगे तो आपको इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए न्यू है, लेकिन उस वर्ड्स का बहुत ही डीप मीनिंग होता है। मनवंतारा उसमें से एक है। मनवंतारा एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है द एज ऑफ द मनु। ये मनु प्लस अंतर से बना है, द एज ऑफ द मनु। यहाँ पे मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मनु मतलब मनुष्य, नो नॉट लाइक दिस। मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक्चुअली एक उपाधि है, एक डिग्री है, एक टाइटल है जो कि किसी को दी जाती है। एंड ये स्वयं ब्रह्मा जी जो सुप्रीम लॉर्ड है ना, उनके द्वारा दी जाती है। ठीक है। अगर आप हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो सनातन धर्म होता है यही हिंदुइज्म भी है। हिंदुइज्म को एज ए दूसरे नाम से सनातन धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके का दूसरा नाम है सनातन धर्म। हिंदुइज्म एंड सनातन धर्म एक ही चीज़ है, हिंदुइज्म को ही सनातन धर्म भी बोलते हैं। तो ये जो अकॉर्डिंग, अगर आप हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देखोगे तो स्वयंभू मनु ये पहला मनु था। ठीक है। नाउ ये जो स्वयंभू है ये एक्चुअली पहला मेल भी है इस पूरे यूनिवर्स में। जैसे कि हम एडम एंड ईव को देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल, उसी तरीके से अगर आप हिंदू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग चलोगे, तो यहाँ पे जो स्वयंभू है वो फर्स्ट मेल है एंड उसने शादी की थी शत्रुपा से जो कि फर्स्ट फीमेल है। ये दोनों भगवान ब्रह्मा के द्वारा इस यूनिवर्स में लाए गए एंड फिर इन्होंने आगे का पूरा कार्यकाल संभाला, यूनिवर्स की पूरी संरचना की, फिर धीरे धीरे पूरी यूनिवर्स की संरचना हुई ना। अभी का जो टाइम पीरियड है वो 7th मनु का है। देयर आर टोटल 14th मनु। जो हमारे हिंदू फिलॉसफी है, हिंदुइज्म में टोटल 14 मनु का उल्लेख किया गया, 14 मनु के बारे में बताया गया। एंड ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये हमारे 7th मनु का टाइम पीरियड चल रहा है। अब देखते हैं कि आखिर ये जो मनु है ये क्या है। देखो समझो एक चीज़ को, सबसे पहले आती है इस दुनिया में मानव। ठीक है, ह्यूमंस के बाद पितृ के बाद देव के बाद मनु एंड फिर मनु के बाद आते हैं स्वयं ब्रह्मा, सुप्रीम अल्टीमेट गॉड।
ओके, ये जो मनु है ये देव से भी ऊपर है। ओके, तो अगर हम एज को देखें कि आखिर मनु का एज क्या होता है, तो हमें इसको शुरू से समझना पड़ेगा। इंसान का एक दिन 24 घंटे का होता है। उनका जो एक महीना होता है, इंसान का जो एक महीना होता है वो पितृ का एक दिन रात होता है। ठीक है, इंसान का एक साल जो होता है वो देव का एक दिन रात, जो देव होते हैं नॉर्मली, जो इंद्रदेव या और भी जो देव होते हैं, है ना, उनका एक दिन रात होता है। 360 साल मनुष्य ह्यूमंस का 360 साल एक दिव्य ईयर होता है, जिसे कि देवों का एक साल बोलते हैं। ठीक है, 4,32,000 मानव का जो साल होता है, 4,32,000 साल, वो 1200 दिव्य ईयर होता है, जो कि एक कलयुग है। ओके, 7,64,000, ये जो जितना साल है, जितना ईयर है मनुष्य का, उसमें 2400 दिव्य ईयर होते हैं। ठीक है, जो कि एक द्वापर युग होता है। 12,96,000 ह्यूमंस के इतने ईयर्स, टोटल 36 दिव्य ईयर्स होते हैं, जिसको कि एक त्रेता युग बोलते हैं। ओके, 17,18,000 ईयर्स ह्यूमंस के 4,800 दिव्य ईयर्स होते हैं, जिसको कि एक सतयुग बोलते हैं। 43,20,000 ईयर्स ह्यूमंस के 43,20,000 ईयर्स 12,000 दिव्य ईयर्स होते हैं, जिसको कि एक महायुग बोलते हैं। टोटल अब देखो, एक महायुग में कितने साल होते हैं मनुष्य के? 43,20,000 ईयर्स। ठीक है, अब देखो ऐसे ही 71 महायुग मिलकर के मनु का एक टोटल एज होता है, एक मनु का टोटल एज होता है। ठीक है, अब देखो कितने सारे मनु हैं, तो एक मनु का टोटल एज कितना हुआ? 71 महायुग। ये होता है मनु का एज। तो आप इसको और अच्छे से जानोगे और अच्छे से समझोगे आगे के चैप्टर्स में। मैंने यहाँ पे बस इसका एक ब्रीफ बता दिया कि मनवंतर में हम क्या देखते हैं, टाइम का, कैसे टाइम आ रहा है, कैसे रिकरिंग हो रही है, कैसे कैसे पीरियड्स है मनु के, कैसे कैसे पीरियड्स है ह्यूमंस के, देव के, इन सबके टाइम पीरियड्स के बारे में उसमें पूरी चीज़ें दी गई है। नाउ द फोर्थ वन इज दैट वंशा। वंशा में क्या है? गॉड्स के, किंग्स के, सेजेस के जिनोलॉजिकल लिस्ट। ठीक है, वंशावली, कौन सा भगवान किसका बेटा है, किसका बेटा है, एंड किसका कौन पिता है, ऐसे पूरी वंशावली दी गई है, राजा महाराजाओं के, गॉड्स के, सेजेस के, ऋषि मुनियों के। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज दैट वंशानुचरिता। ये एक्चुअली अकाउंट है बहुत सारे रॉयल डायनेस्टीज़ पे, लाइफ स्टोरीज ऑफ सम सेलेक्टेड कैरेक्टर्स। जैसे बहुत सारे रॉयल डायनेस्टी अगर आप देख लो, ठीक है, जैसे कि आप राम जी को देख लो, राम जी को, जो हमारे लॉर्ड राम हैं, उनके बारे में उनकी एक अकाउंट है, वो है वंशानुचरित, जिसमें कि आप महाभारत ले सकते हो, रामायण ले सकते हो, या फिर आप कृष्ण के बारे में जो चीज़ें दी गई है, ये सारी एक्चुअली वंशानुचरित है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे रॉयल डायनेस्टीज़, बहुत सारे ऐसे शाही वंश, या फिर बहुत सारे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, उनकी पूरी जीवन संरचना, उनका पूरा जीवन उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स आपके पुराण का सारांश बनाते हैं, समरी बनाते हैं। नाउ पुराण में सिर्फ यही चीज़ नहीं दी गई है, और भी चीज़ें दी गई, जैसे कि पुराण में आपको तीर्थ के बारे में दिया गया है, एंड उसमें वहाँ के जो महात्मा है, जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भी वहाँ पे दी गई है ना। यहाँ पे एक इमेज है जो कि कृष्ण रास लीला का इमेज है। ये 12th सेंचुरी का है, जो कि होशलसवारा हिंदू टेम्पल से लिया गया है, हेलबीद कर्नाटक। ये भागवत पुराण की एक स्टोरी, एक नरेटिव पे बेस्ड है। ओके, नाउ अब देखो पुराण में से बहुत सारे अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशंस भी है, जो कि एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करता है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड जेनोलॉजिकल ऑफ डायनेस्टीज़ के बारे में बताया। जैसे अभी मैंने बताया, बहुत सारे वंश के जेनोलॉजिकल लिस्ट, वंशावली भी वो बताती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट डायनेस्टीज़, जैसे कि आपके हरियंका, शिशुनाग, नंदास, मौर्य, सुंगास, कानवास, अंधरास, इनके बारे में दी गई है। बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे भी हैं जिनके नाम का जो एंड है वो नागा से शुरू होता है, एंड जिनके बारे में भी पुराण में मेंशन किया गया है, बट आपको इनके बारे में किसी और स्क्रिप्चर्स में देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको पुराण में देखने को मिलेंगे। ऐसे भी बहुत सारे राजा महाराजाओं का नाम दिया गया है। ओके, नाम यहाँ पे जो डायनेस्टिक लिस्ट है वो एंड होता है गुप्ता से, मतलब पुराण में जो आखिरी डायनेस्टिक लिस्ट है वो गुप्ता से एंड होता है। इट मीन्स कि पुराण आपके 4th से लेकर के 6th सेंचुरी के बीच में कंपाइल किया गया, बना गया हो। ऐसे भी और भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें पुराण हैं जो कि आपके बाद में बनाई गई है, जैसे कि भागवत पुराण, स्कंद पुराण। भागवत पुराण 10th सेंचुरी के आसपास कंपाइल किया गया, एंड स्कंद पुराण 14th सेंचुरी के आसपास कंपाइल किया गया है।
नाउ पुराण से हमें बहुत सारे जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी मिलती है रिवर लेक्स एंड माउंटेन्स पे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एंशियंट इंडिया की हिस्टोरिकल जोग्राफी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये इतना ही नहीं, इवन पुराण में आपको हिंदुज़्म के बहुत सारे बड़े बड़े रिलीजियस ग्रुप्स के बारे में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि वैष्णविज्म, शैविज्म एंड शक्तिज्म। वैष्णविज्म, शैविज्म एंड शक्तिज्म हिंदुइज्म की बहुत बड़ी बड़ी मेजर रिलीजियस ग्रुप है। वैष्णविज्म के बारे में अगर देखें तो इसमें जो कि इसके फॉलोअर्स होते हैं वो लॉर्ड विष्णु को सुप्रीम लॉर्ड मानते हैं। ठीक है, उन्हीं को सबसे बड़े देव मानते हैं। ठीक है, शैविज्म के जो फॉलोअर्स होते हैं वो शिव भगवान को लॉर्ड मानते हैं, एंड शक्तिज्म के वो एक्चुअली गॉडेस को लॉर्ड मानते हैं, जो कि देवी होती है। देवी शक्ति को वो अपना भगवान मानते हैं। ठीक है, तो एंड यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस थे जिसके द्वारा जितने भी बहुत मेजर आपके ग्रुप्स थे, रिलीजियस ग्रुप थे, वो एकत्रित हुए, मिल गए, संगठित हुए, एंड बहुत सारे उसमें से छोटे छोटे माइनर ग्रुप्स भी निकले, जैसे कि आपके हो गए गणपति या कृष्णा, ब्रह्मा, कार्तिकेय। ठीक है, इन सारे ग्रुप्स को एज ए व्हीकल माना जाता है, गाड़ी मानी जाती है, जिसके द्वारा जो ब्राह्मण्स होते हैं वो अपना सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज़, जो अपने सोशल एंड रिलीजियस इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसी के साथ पुराण का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम देखते हैं संगम लिटरेचर। अभी तक हमने एपिक्स कवर किया था, फिर पुराण कवर किया ना, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, संगम लिटरेचर। तो ये संगम लिटरेचर है क्या? अब देखो, ये जो संगम वर्ड है ना, ये वर्ड सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, ये पूरा एक एज चला था। संगम एज पूरा एक चला था जिसमें चोलास, चेरास, पांड्यास किंग्स ने रूल्स किया था, एंड इसी एज में जितने भी लिटरेचर बने वो सारे आपका संगम लिटरेचर कहलाते हैं। तो ये जो संगम एज था ये एक्चुअली 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी AD तक ये पूरा चला। ओके, देखो तो ये जो एक्चुअली संगम लिटरेचर है ये कंपोज कैसे हुआ? एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो संगम एज चल रहा था तो संगम एज में एक असेंबली कराई गई। ठीक है, जिसको कि संगम बोला गया। संगम मतलब जहाँ पे 2-3 चीज़ें एक साथ मिल करके किसी एक चीज़ में कंपाइल हो जाए उसको संगम बोलते होते हैं ना, मिलन। मान लो जैसे कि 3 नदियाँ निकल रही, एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, ये एक जगह पे जा कर के मिल गई और वहाँ से एक सिंगल नदी निकली, तो हम कहाँ बोलेंगे, यहाँ पे इन तीनों नदी का संगम हो। इसी तरीके से एक संगम कराया गया था, एक असेंबली कराई गई थी साउथ में, जहाँ पे बहुत सारे तमिल पोइट्स जो थे वो इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे पांड्यन किंग्स के अंदर, मदुरई में। ओके, एंड इसी समय बहुत सारे जो लिटरेचर थे वो उभरी थी। माना जाता है कि करीबन 9,990 साल तक ये असेंबली चली थी, एंड इसको करीबन 8,598 पोएट्स ने इसको अटेन किया था, एंड ये 197 पांड्यन किंग्स के अंदर ये असेंबली चली थी। इट मीन्स जो 197 पांड्यन किंग थे उनका जो टाइम पीरियड था उसके बीच में ये संगम लिटरेचर चला था। ओके, तो देखो ये जो संगम लिटरेचर था एक्चुअली, एंड इसमें बहुत सारे जो पोइट्स थे वो इसको अटेन किए थे, और बहुत सारे पोइट्स ने बहुत सारे लिटरेचर इसमें कंपाइल किए थे, जो कि आज के डेट में संगम लिटरेचर के तौर पे हम उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये जो लिटरेचर था ये बहुत सारे पोइट्स का कंपोज किया गया था, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग्स पोएम्स भी थे, एंड इसको करीबन कंपोज करने में एटलीस्ट 3 से लेकर के 4 सेंचुरीज तक लगे थे, एक सिंगल कंपोज करने के लिए। ये जो असेंबली थी ये संगम कहलाती थी। ओके, एंड इसके भी अंदर जो भी लिटरेचर्स कंपोज है वो संगम लिटरेचर्स होते थे। देखो ऐसा था ना कि ये जो संगम्स थे ये टोटल 3 संगम हुए थे, पूरे संगम एज में टोटल 3 संगम हुए थे, एंड उस तीनों संगम्स में जितनी भी लिटरेचर बनी, कंपोज हुई, उन सबको हम संगम लिटरेचर बोलते हैं। जो पहला एंड जो लास्ट था, मतलब जो फर्स्ट एंड द थर्ड, वो मदुरई में हुआ था, एंड जो दूसरा था वो कपतापुरम। मदुरई तो आप सब जानते हैं तमिलनाडु में है, लेकिन ये कपतापुरम जो था ये एक्चुअली आपको इसके बारे में ज़्यादा कहीं डिटेल में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा समझो कि इसके बारे में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये सबमर्ज सिटी है ना। अब ये प्रेजेंट नहीं है, ये एक टाइम पे प्रेजेंट थी, बट ये समर्ज हो के समंदर के अंदर ये समा गई है। हालांकि आपको कहीं कहीं पे आपको इसका मेंशन मिलेगा, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, रामायण में आपको इसका मेंशन मिलेगा। ओके, अभी भी लेकिन इसकी जो हिस्टोरिसिटी है, ऐतिहासिकता संगम लिटरेचर को लेकर के, इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। ओके, बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो संगम लिटरेचर को अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर भी बोलते थे। ओके,
नाउ अब ये जो पोएम्स थे, एक्चुअली जो संगम लिटरेचर में जो पोएम्स थे उसमें जो भी पोइट्रीज थी वो करीबन 30,000 लाइंस की पोइट्रीज होती थी, इतनी लंबी लंबी पोइट्रीज होती थी। एंड इसका जो थीम था वो स्पेशली लव एंड वॉर पे प्रेजेंट था। इन सारे पोएम्स को डिज़ाइन किया गया था, मतलब ऐसे पेश किया गया था, बार्डिक सॉन्ग, एंशिएंट टाइम के जो बार्डिक सॉन्ग थे उस तरीके से इसको पेश किया गया था। एंड बहुत ही लंबे समय तक इसको सिर्फ ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, लोगों तक सिर्फ ओरली पहुंचाया जाता था। बाद में जाकर के ये कंपाइल्ड हुआ संगम लिटरेचर में। इसको कोई भी रिलीजियस लिटरेचर के तौर पे कंपोज नहीं किया गया था, इसको एक धार्मिक साहित्य के तौर पे नहीं माना जाता था, नॉर्मल लिटरेचर्स थे। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, जो संगम लिटरेचर था उसमें बहुत सारे पोएट्स आए थे। ये सारे जो पोएट्स थे ये जीवन के अलग अलग शैली से आए थे, मतलब अलग अलग पार्ट से आए थे। कोई वर्कर था, कोई टीचर था, कोई मर्चेंट था, कोई कारपेंटर था, कोई गोल्ड स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ था, सोल्जर था, मिनिस्टर था, किंग था, मतलब हर तरीके के लोग वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, हर तरीके के लोग वहाँ पे आए थे। क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से आए थे, इनके पास अलग अलग जगह का नॉलेज था। मान लो जैसे आप ही अगर स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट लाइफ के बारे में वो हर चीज़ पता होगी कि स्टूडेंट कहाँ ज़्यादा खुश रहता है, कहाँ ज़्यादा दुखी रहता है, उसके ऊपर क्या क्या वर्क्स लोड रहते हैं, वो कहाँ कहाँ फ्री टाइम एंजॉय करता है, उसके क्या क्या काम होते हैं, उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको सब चीज़ पता होगा। उसी तरीके से अगर कोई किंग है तो उसको अपने सारे काम पते होंगे, उनको अपना अप्स डाउन सब पता होगा, ऊपर नीचे सब पता होगा, उनकी सब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होगी। तो उस तरीके से लोग क्या एक्सपीरियंस हो जाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ को ख़त्म करेगा तो उसको अपने स्टूडेंट लाइफ की पूरी तरीके से वो चीज़ एक्सपीरियंस होगा एंड वो अपने छोटों को वो चीज़ समझा सकता है। तो कहने का सेंस है कि कोई भी अगर पर्सन किसी भी वर्क लाइफ में रहता है तो उसको उस चीज़ की पूरी एक्सपीरियंस हो जाती है। उसी तरीके से सोचो एक संगम में जो कि हुआ था उसमें बहुत सारे पोएट्स थे जो कि अलग अलग जगह से आए थे। तो कोई गोल्ड स्मिथ था, कोई ब्लैक स्मिथ था, कोई सोल्जर था, तो उनको अपनी लाइफ हिस्ट्री, उनको अपने काम के बारे में हर तरीके से नॉलेज था। तो सोचो जब वो एक साथ एक जगह पे मिले, एक लिटरेचर कंपोज करना चालू किया, तो वो एक तरीके से खान बन गया था, नॉलेज की खान, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनके पास बहुत सारे तरीके का नॉलेज था एंड वो एक तरीके से खान बन गया था। उसी समय बहुत सारे हाईएस्ट क्वालिटी के जो लिटरेचर थे वो कंपोज किए गए थे। ओके, उसमें बहुत सारे राजा और महाराजाओं के भी बारे में बताया गया, उन लिटरेचर्स में बहुत सारे डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया, बहुत सारे पोएम्स में राजा को एज ए हीरो की तरह मेंशन किया गया। ओके, उनके जो कारनामे थे, मिलिट्री कारनामे, मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स, उनको दर्शाया गया। वो अपने कवि को क्या तोहफा देते थे, क्या उपहार देते थे, अपने योद्धाओं को क्या उपहार देते थे, उनको कैसे सम्मानित करते थे, ये सारी चीज़ें भी उनमें बताई गई। ऐसा माना जाता है कि जो पोएम्स थे ये रॉयल कोर्ट में रिसाइट होते थे, मतलब गाए जाते थे, बोले जाते थे राजाओं की प्रशंसा के द्वारा। ओके, जो चोला किंग्स थे वो भी मेंशन थे आपके संगम लिटरेचर में एज अ डोनर। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं इसमें देना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें मेंशन नहीं की गई है। वो चीज़ें क्या है, जैसे कि जो संगम थे वो टोटल 3 संगम हुए थे। जो फर्स्ट संगम हुआ था उसको एक्चुअली गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस ने उसको अटेन किया था, मतलब जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि लोग थे ना उसको अटेन किए थे। एंड उस समय का जो भी वर्क था, मतलब जो भी उस समय लिटरेचर कंपोज किए गए थे वो आज के ज़माने में प्रेजेंट नहीं है, वो सब खत्म हो चुके हैं, सब समाप्त हो चुके हैं। जो सेकेंड संगम था उसमें सिर्फ कुछ कुछ वर्क्स ही सर्वाइव कर पाए, जैसे कि तोलका पीएम। ठीक है, इसको ये एक तरीके से तमिल ग्रामर था जिसको कि तोलका पियर के द्वारा कंपोज किया गया था। तो कुछ कुछ वर्क्स जिसमें कि तोलका पीएम भी आता है, ऐसे ऐसे वर्क्स कुछ कुछ सर्वाइव हुए थे सेकेंड संगम के। एंड जो थर्ड संगम था उसमें मोस्टली वर्क्स सर्वाइव कर गया, उसके बहुत सारे वर्क्स का प्रेजेंस है आज भी, जैसे कि ईतू गई, पत्तू पत्तू, पतिनेन की इलाका नकू, ऐसे कुछ कुछ जो सॉरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा गलत हो सकता है। ओके, तो ऐसे ऐसे जो वर्क्स थे वो थर्ड संगम के सर्वाइव हो गए थे। फर्स्ट संगम का जो वर्क्स था वो टोटली ख़त्म हो चुका था, टोटली तबाह हो गया था। ओके, तो अब हम देखेंगे संगम एज के कुछ ट्रेड्स के बारे में। तो हम देखते हैं संगम एज में कैसे ट्रेड्स होते थे। देखो, संगम लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे उभरते शहरों के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें से एक है कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट था जहाँ से चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट की जाती थी, इम्पोर्ट की जाती थी। ओके, तो अब देखते हैं। देखो, जो संगम एज था ना उस समय जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था, इट मीन्स जो ट्रेड था वो अपने चरम सीमा पे था। सिर्फ इंटरनली ट्रेड नहीं होता था, एक्सटर्नली भी ट्रेड होता था। यहाँ से ग्रीक, इजिप्ट, रोमन्स के पास हमारे सामान जाते थे और वहाँ से हमारे सामान आते थे।
संगम एज के टाइम में। अब ये सामान कैसे कैसे होते थे, इट मीन्स लाइक कि मसाले हो गए, प्रीसियस स्टोन्स वगैरह हम यहाँ से भेजते थे एंड वहाँ से हम इंपोर्ट करते थे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गोल्ड्स हो गया, वाइन हो गया, इवन वुमेन स्लेव्स भी, जो दासियाँ होती थी वो भी इंपोर्ट की जाती थी बाहर से संगम एज के टाइम में साउथ इंडिया में। ओके, तो अब देखते हैं कि बहुत सारे जो हम देखते हैं किंग्स एंड इवेंट्स के बारे में जो मेंशन है संगम लिटरेचर में, वो हमें सेम चीज़ें हमें संगम एज के कुछ इंस्क्रिप्शंस में भी देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पे जो संगम लिटरेचर था हमने उसको पूरा कवर कर लिया है। सो गैस यहाँ पे इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही इग्नू से और रिलेटेड वीडियोस के लिए। एंड आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। एंड थैंक यू गाइज़।